So hello and welcome to another lecture of chapter sound. We are discussing Doppler effect. In previous lecture we have seen the case number 1 related to Doppler effect. सबसे पहले Doppler effect क्या है? It is nothing but the apparent change in the frequency observed by the listener due to relative motion between source and the listener. इसका मतलब ये है कि सोर्स और लिसनर अगर मोशन में है एनी वन ऑफ देम और बोथ देन द लिसनर इज ऑब्जर्व्ड somewhat different frequency than it actually emitted by the सोर्स से जो भी फ्रीक्वेंसी की साउंड निकलेंगी लेकिन ऑब्जर्वर जो है वो इसके अलावा इससे कुछ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सुनता है जो एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी अपीयर होती है इमिटेड बाय द सोर्स उससे वो कुछ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करता है, रिकॉर्ड करता है जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड द लिसनर. देयर आर 3 कंडीशंस और केसेस रिलेटेड टू डॉपलर इफेक्ट. आउट ऑफ दैट वी ऑलरेडी डिस्कस केस नंबर 1 कि जिसमें हमने लिसनर जो है उसे रेस्ट कंडीशन में रखा था और सोर्स जो है वो मूविंग कंडीशन में दिखाया था कि इट में बी मूव अवे फ्रॉम द लिसनर और इट में अप्रोचेस टुवर्ड्स द लिसनर. इस तरह के हमने डायग्राम वगैरह निकाली थी. इसमें हमने सोर्स और लिसनर इस तरह से शो किए थे. लिसनर जो है वो रेस्ट कंडीशन में था और सोर्स जो है वो मूविंग कंडीशन में था. तो इट में मूव अवे फ्रॉम द लिसनर, वो लिसनर से दूर जा रहा है इन अ मूविंग कंडीशन, या वो लिसनर को अप्रोच हो सकता है. तो अगर वो सोर्स जो है वो लिसनर से अगर दूर जा रहा है तो वी आर गेटिंग दैट फॉर्मूला 0 इन द ब्रैकेट वी प्लस वी एस. अगर सोर्स लिसनर से दूर जा रहा है, अगर वो अप्रोच कर रहा है मीन सपोज सोर्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स द लिसनर, अगर वो लिसनर की तरफ जा रहा है तो ये फॉर्मूला सिंपली इस तरह से बनेगा n0 और यहाँ पे साइन जो है वो चेंज हो जाता है और इसका हमने डेरिवेशन भी लास्ट टाइम डिस्कस किया था. इन टूडेज टॉपिक वी आर डिस्कसिंग द केस नंबर 2 कि अगर सोर्स रेस्ट कंडीशन में है और लिसनर अगर मूविंग कंडीशन में है इफेक्ट किस तरह से हम ऑब्जर्व करेंगे और जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमें क्या मिलता है वो हम आज के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो जैसे केस नंबर 2 क्लियर है, सोर्स को हम रेस्ट रखने वाले हैं और लिसनर को मूविंग कंडीशन में. हम डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करेंगे. सपोज दिस इज सोर्स और इट इज अ लिसनर. तो हम कंडीशन ऐसे एज्यूम करते हैं कि सपोज लिसनर इज अप्रोचिंग टुवर्ड द सोर्स. इस तरह से लिसनर जो है वो सोर्स की तरफ आ रहा है एज लिसनर इज अ मूविंग. ओके, ये लिसनर जो है सोर्स से दूर भी जा सकता है और लिसनर जो है वो सोर्स की तरफ भी आ सकता है. फर्स्टली वी डिराइव द फॉर्मूला इफ द कंडीशन इज लिसनर इज अप्रोचिंग टुवर्ड द सोर्स. ये इसकी तरफ आ रहा है तो फॉर्मूला हम उसके लिए डिराइव करते हैं. लेट एट टाइम t इक्वल टू 0 यानी इनिशियल कंडीशन पे जो लिसनर है वो हम L1 पोजीशन पे कंसिडर करते हैं विच इज एट डिस्टेंस d फ्रॉम द सोर्स. मीन्स एट टाइम t इक्वल टू 0 लिसनर जो है, ऑब्जर्वर जो है वो L1 पोजीशन पे है which is at distance d from the source. Okay, from the source. हम लिसनर की जो स्पीड है यानी जिस स्पीड से वो अप्रोच कर रहा है सोर्स को, हम उस स्पीड को vl से रिप्रेजेंट करेंगे. सो vl इज द स्पीड ऑफ लिसनर और सोर्स जो साउंड इमिट करने वाला है, जो लिसनर ऑब्जर्व करने वाला है, उसकी स्पीड यानी साउंड की स्पीड v इज द स्पीड ऑफ साउंड. ओके, तो ये कॉमन टर्म हम यूज करने वाले हैं. v इज द स्पीड ऑफ साउंड इमिटेड बाय द सोर्स. नाउ सपोज एट दिस टाइम t इक्वल टू 0 मीन्स एट इनिशियल कंडीशन द सोर्स इज इमिट्स इट्स फर्स्ट वेव ऑफ द साउंड. यानी सोर्स ने अपनी साउंड की पहली वेव इमिट की, जनरेट की. ओके, एट दिस इनिशियल कंडीशन. अब हम ऐसा एज्यूम करते कि आफ्टर सम टाइम
कुछ देर बाद, लेट दैट टाइम इज t1, तो t1 टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद L1 शिफ्ट होते हुए या अप्रोच करते हुए L2 पोजीशन पे पहुंचा। हम D की पोजीशन यहां से यहां तक दिखा रहे हैं। ओके, नाउ एट टाइम t equal to t1 means after some time this listener is at position, listener कहाँ पे पहुंचा, listener जो है, listener L2 पोजीशन पे पहुंचा। ओके, एंड रिसीव दैट साउंड, जो सोर्स ने साउंड इमिट किया था इनिशियली, वो अब इसे रिसीव होगा या वो रिकॉर्ड करेगा। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि लिसनर ने टाइम t1 में कितना डिस्टेंस कवर किया विद द वेलोसिटी ऑफ vl, क्योंकि लिसनर की वेलोसिटी vl से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सो डिस्टेंस कवर्ड और ट्रेवल्ड बाय लिसनर एट L2 पे जब पहुंचा तो ये डिस्टेंस कितना है, तो वी नो द फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, therefore distance equal to speed into time। तो स्पीड है लिसनर की vl और टाइम लग रहा है t1, तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ, डिस्टेंस कवर्ड बाय द लिसनर इन टाइम t1 टाइम में लिसनर ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो दैट इज vl इंटू t1, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ओके, तो ये है vl t1, ओके, इतना डिस्टेंस कवर्ड इन द टाइम t1 बाय द लिसनर। ओके, सोर्स से जो साउंड निकली वो t1 टाइम में यहाँ तक पहुंची लिसनर को, और लिसनर ने वो रिकॉर्ड किया, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम ये फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं या डायरेक्टली, जैसे ये डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड लिसनर कि जिसमें इतना डिस्टेंस vl t1 है, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा, d माइनस vl t1, तो d माइनस vl t1, तो ये डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सोर्स ने जो साउंड इमिट की, फर्स्ट वेव ऑफ द साउंड दैट इज रिसीव्ड बाय द लिसनर एट दिस पोजीशन बाय कवरिंग द डिस्टेंस और ट्रेवलिंग द डिस्टेंस d माइनस vl t1। ओके, therefore distance traveled by sound wave with speed of sound v है in time t1, that is equal to d minus vl t1। ओके, तो इतना डिस्टेंस कवर किया, और ये डिस्टेंस है vl t1 इन द टाइम t1, और ये भी डिस्टेंस कवर है बाय द साउंड इन द टाइम t1। ओके, तो ये डिस्टेंस हमें मिला t1 टाइम में, तो ये डिस्टेंस हम कंसिडर करते हैं t1 टाइम में, और लिसनर के लिए t1 टाइम में डिस्टेंस कवर हुआ vl t1, ये है लिसनर से रिलेटेड और ये है साउंड से रिलेटेड। ओके, नाउ वी आर कंबाइनिंग दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्पीड, हम स्पीड के फॉर्म में एक इक्वेशन बनाएंगे, तो उसके लिए सेम फॉर्मूला हम यूज करें, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे दो स्पीड की बात हो रही है, तो हम दोनों को कंबाइन फॉर्म में अगर लिखते हैं तो v प्लस vi, स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ लिसनर, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड विद द स्पीड v, डिस्टेंस इतना है, देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड विद द स्पीड v, d माइनस vl t1, और उसके लिए टाइम लगा इन टाइम t1। ओके, देन प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय द लिसनर विद द स्पीड vl, वो था ये यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर हुआ vl t1, और टाइम कितना है, अगेन लिसनर के लिए भी उतना ही टाइम है, प्लस vl दैट इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर यहाँ पे कॉमन है t1, और ये बन जाएगा d vl t1, देन प्लस ये न्यूमरेटर vl t1, तो इट गेट कैंसल, सो d
अपॉन T1 और यहाँ पे V प्लस वी एल। देयरफॉर T1 इक्वल टू, T1 को हम यहाँ लिखेंगे तो D अपॉन in the bracket V plus VL. Okay, so this is the time taken by the listener to receive the first wave of the sound in the position of L2. Okay, देखिए कंडीशन इस तरह से है कि सोर्स यहाँ पे है और लिसनर की ये इस इनिशियल पोजीशन थी, ये L2 पोजीशन है। ओके तो इस तरह से लिसनर जो है वो सोर्स की तरफ बढ़ रहा है, इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड द सोर्स। यानी जैसे टाइम बढ़ते जाएगा सोर्स जो है वो साउंड की नेक्स्ट वेव जनरेट करती जाएगी। जैसे यहाँ पे ये कंडीशन में हम फर्स्ट वेव की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट वेव इज रिकॉर्डेड बाय द लिसनर एट द पोजिशन L2। जैसे ये लिसनर आगे बढ़ते जाएगा, अप्रोच करते जाएगा, सोर्स जो है वो नेक्स्ट वेव जनरेट करती जाएगी। Suppose at time T2 the source is emitting its second wave and the listener is recorded that wave after the time T2. Okay, now remember here the important point कि source उसकी second wave उसके 1 पीरियड के बाद जनरेट करती है, एक पीरियोडिक टाइम के बाद जनरेट करती है। दैट मीन्स जैसे यहाँ तक फर्स्ट वेव जनरेट की थी तो फर्स्ट वेव के बाद सेकंड वेव जब सोर्स इमिट करेगा तो देयर इज द टाइम डिफरेंस ऑफ अ 1 पीरियड और अ पीरियोडिक टाइम। लेट दैट टाइम पीरियड इज T0। मीन्स फर्स्ट वेव के बाद सेकंड वेव कितने देर बाद जनरेट होगी, तो आफ्टर द डिफरेंस ऑफ अ टाइम पीरियड, इस टाइम के बाद T0 टाइम के बाद सेकंड वेव जनरेट होगी। दैट मीन्स लिसनर जब आगे बढ़ रहा है तो सेकंड वेव उसे T2 टाइम के बाद मिलेंगी, प्लस ये पीरियोडिक टाइम भी उसमें ऐड रहेगा। याद रखिए यहाँ पे तो T2 इक्वल टू यहाँ पे डिस्टेंस D V प्लस वी एल इसी जैसे आएगा इक्वेशन जैसे T1 के लिए, लेकिन इसमें एडिशनल टर्म जो है वो आएगी T0 वाली, क्योंकि सेकंड वेव ओके T0 इज अ पीरियोडिक टाइम। तो सेकंड वेव पीरियोडिक टाइम के बाद जनरेट हो रही है, तो दैट मीन्स ये टाइम भी हमें उसमें कंसिडर करना पड़ेगा व्हाइल रिकॉर्डिंग द सेकंड वेव रिकॉर्डेड बाय द लिसनर। अब इस टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो दैट विल बी द स्पीड ऑफ साउंड एंड द टाइम पीरियड। क्योंकि फिर से वही हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, स्पीड इनटू टाइम करते हैं। तो टाइम है T0, पीरियोडिक टाइम के लिए हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें, ये तो डिस्टेंस इस इक्वेशन जैसे ही है, और स्पीड कितनी है साउंड की, दैट इज v, सो v इंटू T0 दैट इज v T0 तरह से आएगा। सिमिलरली हम अगर नेक्स्ट टाइम की बात करते हैं T3 टाइम के बाद कि जब लिसनर और आगे बढ़ रहा है, तो ये फॉर्मूला इस तरह से बनेगा, आ जाएगा और यहाँ पे डिस्टेंस प्लस, अब यहाँ पे पीरियोडिक टाइम सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं, दैट इज v टू T0। अगर हम T4 की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला इस तरह से बनते जाएगा dv और इट इज जनरेटेड आफ्टर द थर्ड पीरियोडिक टाइम, सो इट इज v प्लस l। इस तरह से ये फॉर्मूला बनते जाएगा। इन जनरल हम ये फॉर्मूला किस तरह से लिखेंगे, T3 T4 के लिए ये फैक्टर चेंज हो रहा है, तो इन जनरल हम ये फॉर्मूला इस तरह से लिखेंगे, सपोज T और V L। ओके, जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 है तो 3, यानी इससे एक नंबर बड़ा है 3, और तो यहाँ पे 4 है यानी 3 प्लस 1, यहाँ पे 3 है दैट मीन्स 2 प्लस 1। तो इसी पैटर्न में हम ये इन जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, यहाँ पे P है दैट मीन्स यहाँ पे P प्लस 1 रहेगा। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला कि जो हमें बताएगा टाइम required by the listener to record the sound wave emitted by the source। सोर्स से जो साउंड निकलेगी, जो वेव निकलेगी, वो कितनी देर बाद जो लिसनर है वो जब अप्रोच हो रहा है तो कितनी देर बाद वो उसे रिकॉर्ड करते जाएगा। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला। ओके, तो ये टाइम से
यानी TP+1 से हम अगर लिसनर ने जब फर्स्ट वेव रिकॉर्ड की थी वो टाइम दैट इज T1 हम माइनस करते हैं, तो ये फॉर्मूला किस तरह से बन जाएगा, देखो इसकी वैल्यू है D+V इन द ब्रैकेट PT0 अपॉन माइनस T1 की वैल्यू थी D/V+VL। ओके, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन है, सो दैट इज इक्वल टू V+VL और D और ये D कैंसिल होता है, D और ये D कैंसिल हो रहा है, सो V इन द ब्रैकेट PT0, सो TP+1 minus T1. Now this term is indicating the periodic time, number of periodic time. तो हम इस number of periodic time, suppose there is a p number of periodic time because we are writing the equation for p number of periodic time. So T is the periodic time, so T0 and V plus L. तो इन दोनों का डिफरेंस देता है पीरियोडिक टाइम, कितने नंबर ऑफ पीरियड्स वहाँ पे हुए हैं टू जनरेट्स द साउंड वेव एंड रिसीव्ड बाय द लिसनर. T and T get cancelled, so remaining term is T0 upon V plus VL. Okay. Now as it is a periodic time, तो periodic time से हम frequency निकाल सकते हैं. So 1 upon T होता है frequency, क्योंकि हमें frequency से related formula चाहिए, apparent change in the frequency. तो frequency की term यहाँ पे introduce होना जरूरी है, तो हम इस term को reciprocal form में लिखते हैं. So this can be written as 1 upon T, तो ये टर्म न्यूमरेटर में जाएगी, सो V plus VL, और ये टर्म नीचे आएगी, सो V into T0. 1 upon T as it is, और ये T0 हम पहले लिखते हैं, सो 1 upon T0 in the bracket V plus VL divided by V. So 1 upon T is N, it is N0 करेंगे, सो V plus VL upon V. तो यहाँ पे जो है दैट इज द फ्रीक्वेंसी रिकॉर्डेड बाय द लिसनर, दैट मीन्स लिसनर ने जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व की है दैट इज द फ्रीक्वेंसी. N0 इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय द सोर्स. V इज द स्पीड ऑफ साउंड, VL इज द स्पीड ऑफ लिसनर. ओके, तो इस तरह से ये सभी नोटेशंस यहाँ पे आएंगे. ओके, तो ये है फाइनल फॉर्मूला related to the apparent change in the frequency when the listener is in a moving condition while the source is in a rest condition. Okay, source यहाँ पे बताया, listener यहाँ पे बताया, और listener जो है वो approach हो रहा है. Okay, तो जब listener source की तरफ approach हो रहा है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन as listener is moving, ये मूविंग कंडीशन में है, मोशन में है, तो ये इधर भी जा सकता है, दैट इज इट इज अवे फ्रॉम द सोर्स, वो सोर्स से दूर भी जा सकता है. ओके, इट इज अवे, या इसे रिसीड कहा जाता है. तो इट इज अ रिलेटिव अप्रोच. अगर ऐसी कंडीशन है कि लिसनर सोर्स की तरफ आ रहा है तो उसे कहा जाता है रिलेटिव अप्रोच, और अगर लीव जा रहा है मीन्स इट इज अवे फ्रॉम द सोर्स, देन इट इज अ रिलेटिव रिसीड जा रहा है. तो ये फॉर्मूला सिंपली इस तरह से बन जाएगा, n इक्वल टू N0, V माइनस आ जाएगा VL अपॉन V. ओके, तो साइन ओनली चेंजेस देयर. ओके, तो ये फॉर्मूला यूज करना है व्हेन द कंडीशन इज रिलेटिव रिसीड, यानी लिसनर सोर्स से दूर जा रहा है. ओके, अब केस नंबर 3 इस तरह से रह सकती है कि सोर्स और लिसनर दोनों मोशन में है या दोनों मूविंग कंडीशन में है. In that case, the formula will become n equal to N0, VL की टर्म, लिसनर की टर्म ऊपर रहती है, then VS. अब साइन यहाँ पे किस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे, देखिए दोनों मूव हो रहे हैं, सपोज बोथ आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स ईच अदर, यानी सोर्स लिसनर की तरफ और लिसनर सोर्स की तरफ आ रहे हैं, दैट इज अप्रोचिंग टू ईच अदर. अगर दोनों अप्रोच कर रहे हैं तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन किस तरह से यूज करना, देखिए अप्रोच के लिए हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे V प्लस VL और यहाँ पे रहता है माइनस V माइनस VS,
और अगर रिसीडिंग कंडीशन है, रिलेटिव रिसीड है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा n इक्वल टू n0 इन द ब्रैकेट, फिर से v vl v vs। तो यहाँ पे साइन इस तरह से आएगा माइनस और यह आएगा प्लस। फॉर्मूला ये दोनों कंडीशन आप कंबाइंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरह से n0 v प्लस और यहाँ पे है माइनस, तो vl, और ये कंडीशन v देन माइनस है और यहाँ इसके लिए प्लस। तो इस तरह से भी ये कंडीशन आप कंबाइंड फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। साइन कन्वेंशन इसमें इस तरह से रहेगा कि जब आप अप्रोचिंग कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं वहाँ पे, तो अपर साइन चूज करना प्लस और यहाँ का माइनस। ओके, जैसे ये आया प्लस और माइनस। और अगर आप रिसीडिंग कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं, यानी बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, तो यहाँ पे आप लोअर साइन कंसीडर कीजिए। ओके, रिसीडिंग के लिए लोअर साइन यूज करना और अप्रोचिंग के लिए अपर साइन यूज करना, अगर आप कंबाइंड फॉर्म में ये फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं तो। ओके, अपर साइन यूज करना मीन्स v प्लस vl और यहाँ पे आ जाएगा v माइनस vs, दिस इज द अप्रोचिंग कंडीशन। और अगर रिसीडिंग के लिए आप कंडीशन या फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो इट विल बी n इक्वल टू n0 इन द ब्रैकेट v और लोअर साइन यूज करना, यानी v माइनस vl, तो यहाँ का लोअर साइन है v प्लस vs, यानी ये कंडीशन। तो ये कंबाइंड फॉर्म में भी आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे रुकते हैं और इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है इन योर एक्सरसाइज सेक्शन, दैट विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।